क्वेश्चन नंबर 99 कैप्लन। दो सिनेरियो हैं। एक बंदा है जिसका नाम है जैसन। वो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस कंपनी में जॉब करे। ऊपर का पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई टैक्स ईयर से पहले, हमें पता है टैक्स ईयर हमारा क्या है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। ये आपको बता रहा है कि इनिशियल पीएलसी में उसकी जॉब है और उससे ये बेनिफिट्स, ये सैलरी वगैरह वगैरह उसको मिलता है। देन ही इज टेलिंग अस कि ही हैव एन ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी जिसका नाम है सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट पीएलसी उसको कुछ ऑफर कर रही है। हमने दोनों सिनेरियो में आज एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा इनिशियल की, कि इनिशियल में अगर ये रहता है, यानी ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विद हिज एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका नाम है इनिशियल पीएलसी, अगर ये इसी में रह जाता है तो एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या होगी। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा, 22, 23, 22, 23। पढ़ते हैं एक एक लाइन। इफ जेसन रिमेन एम्प्लॉय, कहीं और जाता नहीं है, तो एनुअल सैलरी, हमें तो एनुअल साल की लेनी होती है और टैक्स ईयर भी 12 महीने का होता है, तो एनुअल सैलरी 1,80,000 सीधा सीधा आ गया। फिर जेसन पे करेगा, जेसन पे करेगा। एक्सपेंस हुआ ना, जो आपका एम्प्लॉय खुद पे करे वो उसका एक्सपेंस होता है। सवाल ये है, क्या हर एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि चार ही तरह के एक्सपेंस माइनस होते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है कि सिर्फ चार तरह के एक्सपेंसेस नॉर्मल केसेस में माइनस होते हैं। ऑक्यूपेशनल पेंशन, माइलेज अलाउंस, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन और वो डोनेशन जिसको पेरोल गिविंग्स बोलते हैं। यहाँ पे इसने ऑक्यूपेशनल पेंशन करा, और हमें याद है कि ऑक्यूपेशनल पेंशन उन चार में से एक एक्सपेंस है। एम्प्लॉय अगर खुद पे करे तो चार एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, उनमें से एक जो है वो ऑक्यूपेशनल पेंशन भी है, हमने उसको कर दिया माइनस। और फिर इसके बाद थ्रू आउट इसको खाना फ्री में मिलता है। क्या बात है कंपनी की। कैंटीन, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है स्टाफ कैंटीन। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि स्टाफ कैंटीन एग्जेम्प्ट होती है, और याद रखना टैक्स में जीरो लिखना होता है। जो चीज टैक्स रूल्स की वजह से एग्जेम्प्ट हो उसमें आप जीरो लिखेंगे, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट द मार्क्स, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक पॉइंट में मिस कर गया, वो था बोनस का, आखिरी में लिख लेते हैं, सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है। बोनस अगर आपको याद हो किस तरह से पढ़ा था, तो डायरेक्टर्स का अलग, अदर देन डायरेक्टर्स का अलग तरीका होता है। जेसन कौन है, जेसन इज अ सेल्स मैनेजर, अदर देन डायरेक्टर है बाबा। अदर देन डायरेक्टर होता है तो हम बोनस में क्या कौन कौन सी डेट्स देखते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट या पेमेंट और डेट ऑफ इंटाइटलमेंट। जिस साल से उसका ताल्लुक है वो कभी भी नहीं देखते। ऐसा ही था कि नहीं था। अब इनमें कैसे करना होता है, तो भाई डेट ऑफ रिसिप्ट या डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इंटाइटलमेंट, दोनों बोनसेस के लिए। तो पहले में डेट ऑफ रिसिप्ट, कंपनी की डेट ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिसिप्ट, एक ही बात है। मैंने दोनों डेट्स को लिखा, ये बोनस 1 है, ये बोनस 2 है। अमाउंट्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमारा रूल क्या था, हम कौन सा वाला उठाते हैं, अर्लियर ऑफ। बोनस 1, बोनस 2, दोनों हमारे सामने। तो मैं थोड़ा सा सेट करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बोनस 1 है 22,000 का,
बोनस 2 है 24,000 का। ऐसा ही है 1 एंड 2 मैं डेट ऑफ रिसिप्ट डेट ऑफ इंटाइटलमेंट को अलग अलग लिख देता हूँ। डेट ऑफ रिसिप्ट बोनस 1 की जो है वो है 30 अप्रैल 22 और इसकी है 30 अप्रैल 23। इसकी है 15 मार्च 22 और इसकी है 15 मार्च 23। अर्लियर ऑफ लेना है तो दुनिया में बोनस 1 के लिए पहले देखते हैं। पहले हम बोनस 1 के लिए देखते हैं। दुनिया में पहले मार्च 2022 आई थी कि अप्रैल आई थी? तो ऑब्वियसली मार्च आई थी। और बोनस 2 के लिए देखते हैं तो दुनिया में पहले कौन सी डेट आई थी? 30 अप्रैल 2023 के 15 मार्च, तो 15 मार्च आई थी। दोनों बोनसेस में अर्लियर ऑफ सिलेक्ट हुआ और हमारा प्यारा टैक्स ईयर क्या नाम है उसका? 22-23। 6 अप्रैल 22 को शुरू होता है, 5 अप्रैल 23 को खत्म हो जाता है। बोनस 1 की अर्लियर डेट इस टैक्स ईयर में नहीं है, इसका मतलब बोनस 1 नहीं आएगा। बोनस 2 की अर्लियर डेट इस टैक्स ईयर में पड़ती है। हमने कहा था प्रिसिप्ट बेसिस है, पूरा आ जाएगा, प्रोरेट श्रोरेट नहीं होता। तो बोनस 1 आउट, बोनस 2 वी आर गोइंग टू टेक और हमारे पास आंसर आएगा जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम। किस केस में? इनिशियल पीएलसी में अगर आप रुकते हैं, इफ यू कीप योर एम्प्लॉयमेंट विद इनिशियल पीएलसी, योर एम्प्लॉयमेंट इनकम विल बी 196,000। ये मैंने सॉल्व किया और इनिशियल का काम पूरा हो गया। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ गया। अब ये आपने देख लिया, कोई चीज कॉपी में रह गई है तो कर लीजिएगा। फिर हम बात लिया करें कॉपी। सब्सिक्वेंट पीएलसी। सब्सिक्वेंट यानी अब वो जॉब सब्सिक्वेंट की तरफ चला जाए तो भाई सब्सिक्वेंट चला जा, तेरे को किसने मना किया है? सब्सिक्वेंट पीएलसी में एम्प्लॉयमेंट इनकम 22-23 के लिए हम निकालेंगे। देखिएगा, सब्सिक्वेंट इसको ऑफर कर रहा है सैलरी कितनी? 2,05,000 पाउंड। 5,000। फिर सब्सिक्वेंट भरेगा ऑक्यूपेशनल पेंशन। बंदा भरे तो अलाउड एक्सपेंस होता है, अगर एम्प्लॉयर भरे तो क्या ये अलाउड एक्सपेंस होता है कि एग्जाम बेनिफिट है? लिस्ट में देखेंगे, हैंड आउट है हमारे पास। एम्प्लॉयर अगर पेंशन फंड में एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करे तो ये मुफ्ता है, ये बेनिफिट है। यस, ये बेनिफिट है। क्या ये टैक्सेबल बेनिफिट है कि एग्जेम्प्ट है? तो हम अगर हैंड आउट पे जाके पढ़ते हैं ये एग्जाम बेनिफिट वाली क्लास हमें याद है तो हमें ये पता चल जाता है हाँ, कि ये एक एग्जाम बेनिफिट है। एग्जाम कंपनी अगर भरे तो ये एग्जेम्प्ट होता है। जीरो या एग्जाम लिखने के मार्क्स होते हैं। थ्रू आउट जेसन को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार मिला भाई, और CO2 इसका 25 ग्राम था और इलेक्ट्रिकल माइलेज 25 थी। याद होगा बचपन में पढ़ा था कार बेनिफिट और नॉट प्रोवाइडेड विथ फ्यूल, फ्यूल नहीं है तो सिर्फ कार बेनिफिट है। कार बेनिफिट और ये गाड़ी का नाम है हाइब्रिड कार, हाइब्रिड कार। अब हाइब्रिड कार का क्या चक्कर था याद कीजिएगा। फार्मूला था लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस दी हुई है 62,500, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं लेते, हमेशा लिस्ट प्राइस देते हैं, इनटू रेट। रेट जब हाइब्रिड कार हो और उसका CO2 50 ग्राम के अंदर अंदर हो, ये रूल बता रहा हूं, अगर हाइब्रिड कार हो और CO2 उसका कम हो, 50 के अंदर अंदर हो, तो फिर हम उसके लिए CO2 बेस्ड वर्किंग नहीं करते थे। हम क्या करते थे? हम इलेक्ट्रिकल रेंज लेते थे और इलेक्ट्रिकल रेंज हमने आपको हैंडआउट में दी हुई भी हैं और पेपर में गिवन भी होंगी। इलेक्ट्रिक रेंज वो गाड़ी जिसका इलेक्ट्रिक रेंज 25 माइल्स हो उसका क्या परसेंटेज होता है? अगर टेबल में जाके देखेंगे या हैंड आउट में देखिए
तो आपको वहां नजर आएगा 14। 50 ग्राम तक CO2 हो और रेंज अगर इसकी 25 है तो इसका रेट फिक्स है, दिया हुआ है 14%। आंसर इज 8750। कार बेनिफिट में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चंस इन कार बेनिफिट? Yeah. लिविंग अकोमोडेशन, घर, अगर घर मिल जाए तो वर्किंग हमने सीखी हुई है, वर्किंग सारी पेपर में दिखानी है। तो सब्सिक्वेंट ने प्रोवाइड किया लिविंग अकोमोडेशन, रहने का घर जैसन को, अच्छी बात है, कंपनियां देती हैं अकोमोडेशन बेनिफिट। अब सेटिंग क्या है? लिविंग अकोमोडेशन कंपनी ने 2012 में खरीदा था 1,40,000 का। वैल्यू जो इस प्रॉपर्टी की है वो 285 है। इम्प्रूवमेंट इतनी हुई है और एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं हमारा फार्मूला या तरीका क्या था, अगर हम सीखते थे अकोमोडेशन बेनिफिट निकालना, अकोमोडेशन बेनिफिट हम कैसे निकालते थे? हम यूं करते थे, एक होता है नॉर्मल बेनिफिट जिसमें होती है एनुअल वैल्यू या एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो गिवन नहीं है, इन दोनों में से हम लेते थे हायर ऑफ, और एनुअल वैल्यू दी हुई है। कितनी है एनुअल वैल्यू? 4,800 एनुअल है ना। एक बात देखो जरा, Yeah. टैक्स ईयर 22-23 है, 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23 तक होता है। घर दिया कब? क्या थ्रू आउट दिया है कि कुछ अरसा दिया है? सर 6 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2022 कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर ओनली 4 months. This benefit will be provided by the company for only 4 months. Got my point? जी. तो ये आ गया 1600, और इन दोनों में से क्या लेना होता है? हायर ऑफ। तो 1600 इज द आंसर। और अगर आपको याद है, नहीं याद है तो अभी याद आएगा, एडिशनल बेनिफिट निकालते थे। कब निकालते हैं? जब कॉस्ट 75,000 से ज्यादा हो। इस केस में कॉस्ट 140 है तो एडिशनल बेनिफिट निकलेगा, ये फार्मूला था। और यहाँ पे हमें ये पता है आंसर भी आ जाएगा, लेकिन एक मसला है। सवाल ये है कि यहाँ पे कभी कॉस्ट लेते हैं तो कभी मार्केट वैल्यू लेते हैं, पता कैसे चलेगा कब कॉस्ट कब मार्केट वैल्यू? याद है कुछ? अगर 6 साल से ज्यादा पुरानी हो तो क्या लेते हैं? मार्केट वैल्यू। और 6 साल के अंदर अंदर पुरानी हो तो क्या लेते हैं? कॉस्ट। 2012 में कंपनी ने खरीदी और इस पीरियड में दी, क्या ये बताइए 6 साल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? 6 साल से ज्यादा हो गए ना. 6 साल से ज्यादा हो गए हैं तो हमें क्या लेना है? मार्केट मार्केट वैल्यू, वैल्यू. जो कि है 2,85,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू आ गई, 75 से माइनस हुआ, 2% लग गया। और हमें ये पता है कि ये पूरा साल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम 4 मंथ्स की वर्किंग कर देंगे। अकोमोडेशन बेनिफिट वी गॉट 3,000 पाउंड, 3,000 पाउंड का अकोमोडेशन बेनिफिट भी तशरीफ ले आया है। यहाँ तक कोई सवाल? हाय. सही। क्वेश्चन फर्दर भी है, नेक्स्ट पेज पे भी है। तो नेक्स्ट पेज पे एक पॉइंट और है जो अभी आपके सामने शेयर भी हो जाएगा। कहते हैं कि सब्सिक्वेंट जो है वो आपको लोन भी देगा।
सब्सिक्वेंट आपको क्या देगा, लोन भी देगा, लेकिन कब देगा, 1 अगस्त को। कितने परसेंट पे लोन देगा, हमने पढ़ा है बेनिफिशियल लोन, 10,000 तक का लोन हो तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, 10 से ऊपर हो तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। अब इसको सॉल्व करना है ना। अगस्त में लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री दिया 1,40,000 का, और कोई रीपेमेंट नहीं है, यानी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1,40,000 का लोन, 2% मुझे बेनिफिट होगा, और लोन दिया है अगस्त में, तो क्या ये थ्रू आउट है कि कुछ मंथ्स हैं, महीनों का। कितने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, आई थिंक इट्स 8 मंथ्स। आंसर आएगा फायदे वाला लोन, बेनिफिशियल लोन, वर्किंग का रेफरेंस 1867 और 218617 एम्प्लॉयमेंट इनकम। जैसन इनिशियल में जॉब रखे, एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी, हमने निकाल ली है 196,000, और जैसन अगर सब्सिक्वेंट की तरफ चला जाए तो एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी 218617। इसका मतलब अगर आप सब्सिक्वेंट की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू सफर एडिशनल टैक्स, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। अगर आप क्या नाम है इसका, सब्सिक्वेंट की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। गॉट माय पॉइंट। सही है। अब एक सी रिक्वायरमेंट इसकी है 2 मार्क की, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। वो क्या है, ये हमने फॉर्म्स पढ़े हैं, टेई फॉर्म्स, पेरोल फॉर्म्स डिस्कस किए थे, हैंडआउट में लिखा हुआ है सारा। कहता है जॉब छोड़ रहा है, सोचता है छोड़ दूं इनिशियल और चला जाऊं सब्सिक्वेंट के पास, तो इसने तो, ये अच्छा आदमी है, एग्जामिनर ये उस टाइम पे अच्छा आदमी था, इसने हमको फॉर्म नंबर खुद बताया है, फॉर्म P45। लेकिन हमें पता है कि जब कोई बंदा छोड़ के जाता है तो वो P45 बनाता है। अब P45 लीविंग के टाइम होता है ना, जी। तो क्या दिखेगा, P45 में क्या नजर आएगा, जेसन की क्या चीज नजर आएगी, टैक्सेबल अर्निंग्स यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम की डिटेल नजर आएगी, कितना उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है आज तक, वो कटता है डिडक्टेड, अप टू जब वो जॉब नहीं छोड़ रहा, 14 तारीख ना, यानी 14 मार्च तक कितनी उसकी अर्निंग है, कितना उसका टैक्स कटा है ये दिखाएगा, उसका टैक्स कोड दिखाएगा, यानी टैक्स कोड मतलब जैसे एम्प्लॉय नंबर होता है तो टैक्स कोड भी हर बंदे का यूनिक होता है, पाकिस्तान में NTN बोलते हैं, NIC नंबर बोलते हैं, ऐसे टैक्स कोड होता है, ठीक है। सही है। और फिर जेसन क्या करेगा, जेसन को ये कॉपी देनी पड़ेगी, विल गिव कॉपी ऑफ P45 टू, कहाँ जा रहे हैं जॉब करने, सब्सिक्वेंट के पास जा रहे हैं ना, हाँ। क्यों देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि एम्प्लॉय का टैक्स भरता तो एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी वर्किंग हाँ। कटिंग करना ये सब कंपनी का काम होता है। तो अगर हम सब्सिक्वेंट को देंगे ही नहीं कि हमने कितना पास्ट में टैक्स कटवा लिया है, तो सब्सिक्वेंट कभी भी हमारी सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा। तो जब बंदा रिजाइन करता है तो P45 बनता है, उस दिन तक की, जिस दिन रिजाइन कर रहा है उस दिन तक की इनकम और उसके टैक्स का डेटा उसमें होता है, उस बंदे का टैक्स कोड होता है, और ये कॉपी एम्प्लॉय को दी जाती है।
एम्प्लॉय जिस जगह पे भी जॉब पे जाएगा दोबारा, वो इसकी कॉपी वहां देगा, ताकि नए एम्प्लॉयर को ये पता चल जाए कि ये अब हमारे पास आया है, तो इसका माजी, इसका पास्ट टैक्स रिकॉर्ड क्या था, ताकि रिमेनिंग मंथ्स टैक्स सही तरह से नया एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर सके। दैट वाज क्वेश्चन 99, जिसका नाम था जेसन।